हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप जानते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। पहला है मोलंश, दूसरा है मोललता। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हुआ है। तो देखिए, मोलंश क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं, फिर हम मोललता जानते हैं। अब देखिए, बात आती है मोलंश की। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलय या विलायक के मोलों यानी कि ग्राम अणुओं की संख्या और विलयन मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। फिर से देख लीजिए, मोल अंश क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन के उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। अब देखिए, बात आती है मोललता यानी कि मोलैरिटी क्या होती है। अब देखिए, मोललता 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। फिर से देख लीजिए, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। हर बार क्या होता है, हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो देखिए, आपको लास्ट टाइम पे क्या करना है, आपको लास्ट टाइम पे सिर्फ वो पेपर सेट करने हैं 2019 से 24 तक की पेपर सेट करनी है जो कि हमारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। और जब सिलेबस फिक्स है तो फिर हमारे क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, और एक बात और, मोललता से न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप मोललता से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में करके जाइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम बताइए। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अब देखिए, विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम बताना है हमें। तो हम लिखते हैं, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि आपको पता होना चाहिए m समानुपाती किसके, Q के। फिर से देख लेते हैं, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो m समानुपाती है Q के। अब जानते हैं हम Q किसके बराबर होता है? Q बराबर होता है हमारा IT के। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये है ना m समानुपाती Q। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये स्थिरांक है इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई हमें एक स्थिरांक रखना होगा। तो यहाँ पे स्थिरांक क्या है, m बराबर z इंटू Q, जहाँ z क्या है, z हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक या इसको स्थिरांक भी बोल देते हैं। अब देखिए, दूसरी लाइन में हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। I होता है हमारा आवेश और T होता है हमारा समय। तो हम यहाँ पे लिखते हैं m बराबर z इंटू आई इंटू टी। अब देखिए, जहाँ Q क्या है, Q है आवेश कूलाम में, I है धारा एम्पेयर में, T है समय सेकंड में, और Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और आपको इस वीडियो में 2019 से 2024 तक आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र लिखिए। हमें इसमें क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अर्ध आयु काल T1/2, यानी कि T हाफ बराबर 0.693 अपॉन वेग स्थिरांक के। फिर से देख लेते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र, अर्धायु काल T हाफ बराबर 0.693 अपॉन वेग स्थिरांक के। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंथेनाइड आंकुचन क्या है।
लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना करो। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे 2024 की बात करो, 23, 22 या 20 या 18, 17 की बात करो, ये हमसे बार बार पूछा गया है। तो लैंथेनाइड आकुंचन क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लैंथेनाइड आकुंचन। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ जब तक नया आने वाला इलेक्ट्रोड 4f उपकोष में प्रवेश करता है तब तक परमाणु या आयन का आकार घटता रहता है। इसे लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। फिर से देखते हैं हम लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ जब तक नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है तब तक परमाणु या आयन का आकार घटता रहता है। इसे हम लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं कि जो हमारा आकार जो होता है, लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक की जब वृद्धि होगी तो तब तक नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में क्या कर लेगा, प्रवेश कर लेगा। जब हमारा लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक की क्या होगी, वृद्धि होगी, उसके साथ जब तक नया आने वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारे 4f उपकोष में प्रवेश करता है, और तब तक परमाणु या आयन का आकार क्या होता है, घटता रहता है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। अब बात आती है इसके प्रभाव की। तो प्रभाव है वाइट्रियम यानी कि वाई की भारी लैंथेनाइडों में समानता। प्रभाव है वाइट्रियम की भारी लैंथेनाइडों से समानता। दूसरा, लैंथेनाइड के गुणों में बहुत अधिक समानता। तीसरा है पश्च लैंथेनाइड तत्वों का असामान्य व्यवहार। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा फेलिंग विलियन तथा शिफ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट करो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी हमसे बार बार पूछा गया। तो हमसे पूछा गया फेलिंग विलियन तथा शिफ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट करना है हमें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एल्डिहाइड फेलिंग विलियन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेप देते हैं जबकि कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देते। यहाँ पे लिखते हैं एल्डिहाइड फेलिंग विलियन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेप देते हैं जबकि क्या होता है, कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देते। यहाँ पे हमने करा RCHO, ये क्या है, ये हमारा एल्डिहाइड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉपर ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि लाल अवशेप, और क्या बन जाएगा RCOOH। और देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कीटोन से भी क्रिया कराएंगे कॉपर ऑक्साइड की, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारी कोई क्रिया नहीं होगी। तो इसलिए फेलिंग विलियन एल्डिहाइड फेलिंग विलियन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेप देते हैं जबकि कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। अब देखिए बात आती है शिफ अभिकर्मक की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एल्डिहाइड शिफ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करते हैं जबकि कीटोनों में यह गुण नहीं पाया जाता। तो एल्डिहाइड शिफ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करते हैं जबकि कीटोनों में यह गुण नहीं पाया जाता। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में विभेद कीजिए। किस किस में विभेद करना है, एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन और एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इसमें विभेद करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन। यहाँ पे हम लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर रजत दर्पण देता है जबकि एसीटोन कोई अभिक्रिया नहीं देता। फिर से देखिए एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में हमें क्या करना है, अंतर बताना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर रजत दर्पण देता है। रजत दर्पण क्या होता है, रजत दर्पण होता है सिल्वर यानी कि Ag। वो क्या होता है, वो होता है हमारा सिल्वर रजत दर्पण, जबकि एसीटोन कोई अभिक्रिया नहीं देता। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटाल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर रजत दर्पण देता है जबकि एसीटोन कोई अभिक्रिया नहीं देता है। अब बात आती है एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन की। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। क्या करते हैं, एसिटोफिनोन आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं अर्थात पीले रंग का आयोडोफॉर्म अवशेप देते हैं जबकि बेंजोफिनोन यह परीक्षण नहीं देता। तो देखिए एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन में क्या अंतर है, एसिटोफिनोन आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं अर्थात पीले रंग का आयोडोफॉर्म अवशेप देता है जबकि बेंजोफिनोन यह परीक्षण नहीं देता। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोलन अभिकर्मक क्या है। टोलन परीक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा बोर्ड एग्जाम होगा ही नहीं जिसमें टोलन अभिकर्मक से क्वेश्चन आया हो।
इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार हमारे एमसीक्यू में पूछा गया कि टोलन अभिकर्मक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए टोलन अभिकर्मक होता है Ag2O। Ag2O आप याद रखना, टोलन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O। तो टोलन अभिकर्मक क्या है, टोलन परीक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। हम यहाँ पे लिखते हैं अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 प्लस NH4OH। विलयन को टोलन अभिकर्मक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 प्लस NH4OH। विलयन को टोलन अभिकर्मक कहा जाता है। एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके रज दर्पण बनाते हैं, अतः इस क्रिया का उपयोग एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच हेतु किया जाता है। फिर से देखिए, अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 प्लस NH4OH विलयन को टोलन अभिकर्मक कहा जाता है और एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके रज दर्पण बनाते हैं, अतः इस क्रिया का प्रयोग एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच हेतु किया जाता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। यहाँ पे हम RCHO यानी कि एल्डिहाइड की टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा रजत दर्पण। और क्या बनकर तैयार होगा, RCOOH। तो फिर से देख लीजिए, ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, इसलिए आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे और लिख लिख कर याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। क्योंकि रटने से क्या होता है, रटने से हम एग्जाम रूम में भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को लिख लिख कर याद करने हैं। जैसे आपने एक बार पढ़ा तो आप क्या करोगे, आप उसको लिख लिख कर याद करोगे, इससे आपको अच्छे से याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, और देखिए टोलन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O और रजत दर्पण होता है Ag। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है उपसह संयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। चाहे 2024 की बात करो, 2024 में तो ये हर एग्जाम पेपर में रिपीट हुआ है, क्योंकि हर जिले के 7 पेपर बनते हैं, हर बार 7 पेपर बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उपसह संयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या हम लिखते हैं, वर्णन का उपसह संयोजन यौगिकों का सिद्धांत जटिल यौगिकों की संरचना और गठन का वर्णन करता है। इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्न है। तो यहाँ लिखते हैं, वर्णन का उपसह संयोजन यौगिकों का सिद्धांत जटिल यौगिकों की संरचना और गठन का वर्णन करता है। इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं हैं। पहली क्या है, पहली है उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु या धातु परमाणु की 2 संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु या धातु परमाणु की 2 संयोजकताएं होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। अगला है हमारा, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता आयनिक नहीं होती। तीसरा है, प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता या उपसह संयोजन संख्या निश्चित होती है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए उपसह संयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या में क्या लिखा है हमने, वर्णन का उपसह संयोजन यौगिकों का सिद्धांत जटिल यौगिकों की संरचना और गठन का वर्णन करता है। इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्न है। हम लिखते हैं, उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु या धातु परमाणु की 2 संयोजकताएं होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। अगला देखिए, अगला लिखते हैं, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता आयनिक नहीं होती। तीसरा लिखते हैं, प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता या उपसह संयोजक संख्या निश्चित होती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग का एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण दो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। चाहे ये आता है, वैसे क्या होता है जब में उसमें आता है, जब क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो बताइए। ये ऐसे भी आता है और ये कई बार हमसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण उसकी बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। फिर से देख लीजिए, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण उसकी बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, जो बेंजीन रिंग पर होता है Cl, तो बेंजीन रिंग पर क्या है, Cl है, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3, ये होता है नाइट्रिक अम्ल। जब क्लोरोबेंजीन के नाइट्रिक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा बेंजीन रिंग पर Cl